फिल्म जोकर का आगाज़ ऐसे शहर से होता है जहां निचले और ऊंचे तबके एक साथ रहते हैं। अमीर लोग गरीबों को कबूल नहीं करते। उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद है और वो गरीबों को नीचा देखते हैं। ये फिल्म उस शहर में रहने वाले किरदार आर्थर पर मरकूज़ है। वो अपनी माँ के साथ रहता था, उन्हें कॉमेडी का बहुत शौक था और वो एक अजीम कॉमेडियन बनना चाहते थे। उनका आइडियल एक मेज़बान था जो एक अजीम कॉमेडी शो चलाता था। उनकी ख्वाहिश थी कि एक दिन वो अपने शो में उस मेज़बान के साथ हों। वो इसके लिए सख्त मेहनत करता था। फिर आर्थर दिखाया गया है जो एक कंपनी के इश्तिहार के लिए सड़क सड़क पर खड़ा है। एक साइन बोर्ड थामे हुए है। कुछ शरारती लड़के वहाँ नमूदार होते हैं। वो उसे छेड़ने और उसका साइन बोर्ड चोरी करने के बाद फरार हो जाते हैं। आर्थर एक जोकर की शक्ल में है। वो अपना साइन बोर्ड वापस लेने के लिए उन बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो बच्चे उसे भागने पर मजबूर करते हैं और उसके चेहरे पर उस साइन बोर्ड को मारते हैं। नतीजतन साइन बोर्ड टूट जाता है और फिर वो आर्थर को भी बहुत ज़्यादा पीटते हैं। मायूस होकर वो बराह रास्त अपने आजर के पास चला जाता है। वो पूरी कहानी बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसका इजरा से गैर मामूली तौर पर डांटता है। वो कहता है, क्या तुम होश में हो? बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहता है, मैं तुम्हारी मजदूरी भी नहीं दूंगा। आर्थर का एतमाद कम है, इसलिए वो यहाँ अपने हक में बात नहीं कर सकता। मायूस होकर वो बाहर आता है। वो सोचता है, क्या मैं इतना बदतर हूँ कि कोई मुझ पर यकीन ना करे? अपने घर आकर वो रक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ देखा गया है कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। अगले दिन आर्थर उन बच्चों के बारे में बताता है जो अपने साथी कारकुन से मुलाकात करते हैं। उनका साथी उसे कहता है, ये गलत हुआ, तुम्हें अपनी देखभाल करनी चाहिए थी। वो कहता है कि उसके साथ उसे बंदूक देकर उसे अपने कब्जे में रखो, ये आपकी परेशानी के वक्त में आपकी मदद करेगी। आर्थर उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन वो शख्स ज़बरदस्ती उसे उस बंदूक उसके हवाले कर देता है। फिर आर्थर अपने घर के लिए रवाना होता है। वो एक बस में है और उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ था। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है। फिर वो लड़का ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगता है। उसकी माँ उस पर नाराज़ है। वो आर्थर से कहती है, जाओ, हमें परेशान मत करो। लेकिन आर्थर उस पर हंसने लगता है। दरअसल ये बताया जाता है कि आर्थर किसी किस्म की ज़हनी खराबी का शिकार है। वो अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाता और कहीं भी हंसने लगता है। बस में बैठकर वो उस खातून को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी की जानकारी लिखी होती है। अपने घर आकर वो अपनी दवाई लेना शुरू कर देता है। दरअसल ये दवा नायाब थी, जबकि वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं था। लिहाजा वो ये दवा सरकारी मेडिकल स्टोर से लेते थे। एक दिन वो अपने माहिर नफ्सियात के पास जाता है और वो उससे कहती है, मुझे अपनी डायरी दिखाएं, आप क्या लिख रहे हैं? अपनी डायरी खोलते हुए उसे एक तहरीरी बयान मिलता है कि मैं खौफनाक तौर पर मरना नहीं चाहता क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। फिर आर्थर उसके घर जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या आपको थॉमस की तरफ से भेजा गया कोई ख़त मिला है? आर्थर ने जवाब दिया, नहीं, आज भी नहीं। थॉमस को एक अशराफिया ताजर के तौर पर दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि वो हमारी हालत जानने के बाद हमारी मदद ज़रूर करेगा। अगले दिन रास्ते में उस उनका सामना एक अकेली माँ से होता है जो अपनी बेटी के साथ अपने घर लौट रही है। आर्थर उसे काफ़ी पसंद करने लगता है, लेकिन वो अपने घर वापस आ जाता है। उसकी माँ यहाँ से उस खत के बारे में फिर पूछती है। आर्थर कहता है, वो हमारी हिमायत नहीं करेगा और उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? अगले दिन देखा गया कि आर्थर घर अकेली लड़की की आता है। वो उससे कहती है, मैं उस वक्त से देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आर्थर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने आपको पसंद किया। वो लड़की उस पर हंसने लगती है। वो जल्द ही एक दूसरे के लिए दोस्ती का रिश्ता इस्तवार करते हैं। आर्थर को एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म से कॉमेडियन की नौकरी का मौका मिलता है। ये बच्चों का अस्पताल है। जब आर्थर रक्स कर रहा होता है, वहाँ जा रहा होता है, तो वो बंदूक उसकी जेब से निकल जाती है। तमाम बच्चे डरते हुए हैं और पूरी फैकल्टी ये सोचकर हैरान रह जाती है कि इसके पास ये बंदूक रखने की क्या वजह है। जैसे-जैसे खबर फैलती है, उसे उस नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने आजर को फ़ोन करता है और कहता है, ये सिर्फ़ एक खिलौना बंदूक है। उसका आजर कहता है, झूठ मत बोलो। आपके साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद इससे ये बंदूक छीन ली थी। आर्थर एक बार फिर ये सोचकर मायूस हो गया है कि उसके साथी ने ज़बरदस्ती ये बंदूक उसे दी थी। फिर देखा जाता है कि आर्थर ट्रेन के ज़रिए अपने घर लौट रहा है। यहाँ 3 ताजिर भी हैं। थॉमस के आदमी
कौन थे वो ट्रेन में बैठी एक लड़की को हिरासा कर रहे हैं। आर्थर अपने ज़हनी खराबी की वजह से हंसना शुरू कर देता है और वो ये तीन आदमी सोचते हैं जैसे वो उन पर हंस रहा है। वो उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं क्योंकि उसके मुंह से खून बहने लगता है। आर्थर ने उन्हें अपना मसले के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उनमें से तीन ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। जारहाना होने की वजह से आर्थर ने अपनी बंदूक निकालते हुए उनमें से तीन को मार डाला। वो ये सोचकर भाग जाते हैं कि उसने तीन लोगों को कत्ल किया है। वो अपने आप को बैतुल खला यानी वाशरूम में बंद कर लेता है। शुरू में वो डरता था, लेकिन वो यहाँ रक्स करना शुरू कर देता है। ये ज़ाहिर हो रहा था क्योंकि उसे अफ़सोस नहीं है। टीवी उस खबर को नशर कर रहा है। जैसे ही वो अपने घर आता है, थॉमस वहाँ बात कर रहा है। वो बताता है कि जिन 3 लोगों को कत्ल किया गया था वो मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने कत्ल किया है। यहाँ गरीब लोग इन तीनों कातलों पर अफ़सोस करने के बजाय जोकर की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि वो जोकरों की शक्ल में अमीर लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आर्थर वहाँ से माहिर नफ्सियात के पास जाता है। वो बताती है, हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने हमारी फंडिंग रोक दी है और मैं बगैर किसी कीमत का इलाज नहीं कर सकती। आर्थर एक बार फिर मायूस है। गमज़दा होकर वो वहाँ से बाहर आता है। उसके बाद आर्थर मंजर आम पर आता है जो एक कॉमेडी शो में दूसरों को हंसा रहा है। वो उन्हें हंसाने से कासिर है। इस तरह में वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, लिहाजा उसका शो परेशान होता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन वापस आते ही उसकी माँ कहती है, मेरे बेटे, इसका ख़त पोस्ट करें जो थॉमस के लिए है। आर्थर जब उसे पढ़ता है तो यकीन नहीं करता। वो कहता है कि अपनी माँ के पास जाकर तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। उसकी माँ उससे कहती है, ऐ मेरे बेटे, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। थॉमस और मुझे एक दूसरे के लिए जज्बात थे, हालांकि हम शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से था जबकि वो अशराफिया यानी कि अमीर था। लिहाजा हमने माशरती असूलों की वजह से शादी नहीं की। आर्थर अपने वाले से मिलने के लिए रवाना होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो थॉमस का अपना बेटा गेट के पिछले हिस्से के पीछे होता है। आर्थर उसके सामने अपना बचगाना रवैया दिखाना शुरू करता है। वो उसे हंसाने की भी कोशिश करता है। उस दौरान थॉमस की घरेलू जिम्मेदारियां वहां पहुंचती हैं। वो उस बच्चे से कहता है, किसी अजनबी के साथ बात करना अच्छा नहीं, और वो आर्थर को जाने के लिए कहता है। आर्थर कहता है, मैं सच जाहिर करने के बाद चला जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के घर के लिए 30 साल तक खिदमत की है। वो एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं किसी और शख्स का बेटा नहीं हूँ बल्कि थॉमस का बेटा हूँ। घरेलू मुलाजमा उससे कहती है, तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हो। उसने ये कहानी मन घड़त की है। उसे थॉमस से कोई सरोकार नहीं है। ये सुनकर आर्थर बीमार महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को सेहत का दौरा पड़ा है। उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब वो बाहर बैठा होता है तो 2 पुलिस एहलकार उसके पास आते हैं। वो उससे पूछते हैं, क्या आप उन 3 मुतासरीन के बारे में जानते हैं जो ट्रेन में मारे गए थे? आर्थर ने कहा, नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ। वो जानता है कि उसकी माँ से पुलिस अफसर ने पूछगछ की है। उससे उनकी वालदा की सेहत पर हमला हुआ है। वो अंदर अपनी माँ के पास आता है जहाँ वो अकेली माँ भी मौजूद होती है। फिर टीवी में एक खबर नशर करता है। वहाँ वही आर्थर का पसंदीदा टीवी मेज़बान होता है। वो कॉमेडियन जो उनका आइडियल था, वो उसका शो शौक से देखने लगता है। पहली नज़र में उसका अपना चेहरा टीवी पर दिखाया जाता है। दरअसल आर्थर का मिसाली कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा है। एक कॉमेडी शो में जब आर्थर हंसी पर काबू ना रख सका तो उस तरह आर्थर को ये सोचकर बुरी तरह तकलीफ होती है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे इससे तरगीब मिली थी, वो इस पर यकीन नहीं कर रहा है। थॉमस घर में आता है और टीवी पर खबर नशर कर रहा है। उस शहर के हालात बदतरीन हो चुके हैं। गरीब तबका सड़क पर आ गया है। जोकर कॉमिक अब कर रहा है और वो अशराफिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनके दरमियान बहुत दुश्मनी बढ़ गई थी और वो सब थॉमस के लिए के मुखालिफ थे। आर्थर बहुत पुरजोश है। ये जानते हुए सब ने जोकर मेकअप किया है। उन्हें लगता है कि उनके काम की पहली तारीफ की गई है। अब वो जगह जहां गरीब तबका बगावत कर रहा था वो थिएटर था। अशराफिया के लोग उस थिएटर में एक फिल्म देख रहे थे। थॉमस भी वहां मौजूद था। उस फसाद को रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंचती है, उन्हें मना करती है। हर तरफ हंगामा बरपा है। उसका फ़ायदा उठाते हुए आर्थर थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहां थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाते हुए शाइस्तगी से कहता है, मैं तेरा बेटा हूँ, याद करना।
آپ اور میری والدہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تھامس اس سے کہتا ہے، میں اس نام کی کسی عورت کے بارے میں نہیں جانتا، اور وہ اسے زور سے گھونسا مارتا ہے۔ نتیجتاً اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ آرتھر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے پولیس افسر کی کال موصول ہوتی ہے۔ دراصل وہ آرتھر سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اس دن کے بعد اس دن کے بارے میں جب ان تینوں افراد کو مار دیا گیا تھا۔ آرتھر کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے پسندیدہ کامیڈین نے بھی انہیں اپنے شو میں مدعو کیا ہے۔ دراصل آرتھر کا معمول کا کامیڈی کلپ جو انہوں نے اپنے شو میں ادا کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کے شو کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ بہت پرجوش ہیں اور وہ وہاں جانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ تھامس کی گھریلو ملازمہ نے بتایا تھا کہ میری ماں پاگل ہے، لہٰذا وہ ایک نفسیاتی اسپتال جاتا ہے جہاں اس کی ماں کا علاج کیا گیا تھا۔ وہ ان سے اپنی ماں کا ریکارڈ پوچھتا ہے۔ وہ اس فائل ریکارڈ کو چوری کرنے کے بعد بھاگ جاتا ہے۔ ایک تحریری بیان تھا کہ آرتھر کی والدہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ وہ اسے جسمانی طور پر اذیت دیتا تھا۔ اس وقت آرتھر کے سر پر بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے وہ آج اس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ براہ راست اپنے دوست کے گھر جاتا ہے جو ایک اکیلی ماں ہے۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ وہ صرف اس کے تصورات کا حصہ تھا۔ وہ اس کا تصور کرتا تھا۔ آرتھر اپنی ماں کے زخم کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اسپتال جا کر وہ اپنی ماں کو تکیے سے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے۔ گھر میں آتے ہی اسے ایک تصویر ملتی ہے جس کے پیچھے تحریری بیان ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری مسکراہٹ پسند ہے، یہ تھامس نے کہا تھا، اور یہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ اسے یہاں احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ اپنا جوکر میک اپ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ مایوس ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں خالی ہے۔ پھر اس کا وہی ساتھی وہاں نمودار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں آپ کی والدہ کے حالیہ قتل اور ٹرین میں 3 افراد کے قتل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آرتھر سوچتا ہے وہ ایک بار پھر اپنی زندگی کو افراتفری بنانے آئے، اور یہاں وہ اپنے ساتھی کارکن کو پرتشدد طریقے سے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آرتھر تیار ہو جاتا ہے اور جوکر کے ملبوسات پہنتا ہے۔ اب وہ اپنے پسندیدہ کامیڈین کے شو میں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ بہت پرجوش ہے اور وہ راستے میں رقص کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ دونوں پولیس اہلکار بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ٹرین حادثے کا سراغ لگا رہے تھے، لیکن آرتھر بھاگ جاتا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جوکر کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ پولیس کئی لوگوں کے درمیان اس کی تلاشی نہیں لے سکتی۔ اس کا موقع ملنے پر وہ وہاں سے باہر آتا ہے اور وہ اپنے پسندیدہ کامیڈین کے شو میں جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کر پوچھتا ہے، کیا تم بھی جوکر کی شکل میں ہو؟ کیا آپ بھی اشرافیہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں؟ آرتھر اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے بے نقاب نہ کرو، سوائے اس حقیقت کے کہ میں ایک عام جوکر ہوں۔ پھر ان کی براہ راست ٹرانسمیشن شروع کی جاتی ہے۔ دیکھنے والے اسے دیکھ کر پرجوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آرتھر کا پسندیدہ کامیڈین وہاں ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ آپ جوکر میک اپ کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ جوکر نے جواب دیا، میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا تھا اور میں بھی اسی خوشی کو لوگوں میں بانٹنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے مجھے اس روپ میں پسند کیا، لہٰذا میں نے اس طرح آنے کو ترجیح دی۔ یہاں وہ ایک چونکا دینے والی بات بھی کرتا ہے۔ وہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں سب کو بتاتا ہے کہ ٹرین میں مارے گئے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے سامنے اس کا انکشاف کیا کیونکہ اب تک بہت سے غریب لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ اونچے طبقے کے بہت سے لوگوں نے غریب لوگوں کو پرتشدد طریقے سے قتل کیا۔ کیا کسی نے توجہ دی؟ کیا کسی نے اونچے طبقے کے خلاف آواز اٹھائی؟ یا مجھے بتائیں کہ کیا کسی نے متاثرین کو یاد کیا ہے؟ اگر میں نے کسی امیر آدمی کو قتل کیا ہے تو لوگ اپنی آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا پوری انسانیت کے لیے مساوات نہیں ہے؟ کیا دولت مند لوگوں میں ان کی کوئی خاصیت ہے؟ وہ کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو چکا ہے، اس کے باشندے خود غرض ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس شو میں مدعو کیا ہے تو یہ آپ کی ہمدردی نہیں ہے، آپ نے ایسا اس طرح کیا کیونکہ میری موجودگی کی وجہ سے آپ کے شو کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ لیکن آرتھر کے پسندیدہ کامیڈین کا کہنا ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ آرتھر غصے میں کہتا ہے، کیا تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ سب کے سامنے اس پر اپنی بندوق چلاتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور باہر جانے لگتے ہیں، لیکن آرتھر یہاں پر پر اعتماد نظر آتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ پولیس نے اس جرم پر جوکر آرتھر کو گرفتار کر لیا اور پولیس اسے گاڑی میں بٹھا کر دور لے جانے لگتی ہے، لیکن آرتھر کا مشاہدہ ہے کہ راستے میں بہت سے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔
ان میں سے کچھ ایمبولنس میں سوار ہو جاتے ہیں اور وہ پولیس کی گاڑی کے ساتھ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے ٹکر مار دیتے ہیں۔ لہٰذا پولیس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے اور جوکر اب باہر آ گیا ہے۔ وہ اسی گاڑی پر کھڑا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ متحد ہے۔ سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور خوشی سے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کے منہ اور ناک سے کافی خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ خون سے مسکراتا ہوا رخ کھینچتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس نے درد اور غم کو چھپا لیا۔ اب وہ سب کا آئیڈیل بن چکا تھا۔ وہ اس سے مطمئن تھا، جیسا کہ لوگ آخر میں اس کی تعریف کر رہے تھے۔ دوسری طرف تھامس منظر پر آتا ہے، جو اپنی موجودہ بیوی اور بیٹے کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ رہا ہے، لیکن ایک جوکر ایک طرف کھڑا ہے اور اپنی بندوق چلاتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیتا ہے، لیکن وہ ان کے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر مقام بدل جاتا ہے اور آرتھر کو ماہر نفسیات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ وہاں بھی ہنس رہا ہے۔ وہ نفسیاتی مریض اس سے کہتا ہے، تم بغیر کسی وجہ کے کیوں ہنستے رہتے ہو؟ آرتھر اس سے کہتا ہے، تم اس احساس کو کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر آتا ہے۔ اس کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک نیک آدمی قاتل بن گیا۔ کہانی کا حاصل کردہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اگر معصوم متاثرہ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ وہ اتنا پریشان اور تکلیف میں تھا کہ وہ بے حس ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا اور فلم بھی اسی طرح منظر پر مکمل ہو جاتی